Welcome all. This is CA Bhavesh Mittal presenting a really hot topic before you, that is Tran 1 ITC, a fight for right. Okay. At the outset, I would like to thank Knowledge Tree and Mr. Nitin Kanwar sir to provide me this opportunity to interact with you people. Um, so let's start with the discussion for today. Recently, मई में एक जजमेंट आया ब्रांड इक्विटी एंड थ्री अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कैटेगरिकली एक बात बोल दी कि हर एक पर्सन, चाहे उसने अटेम्प्ट किया ट्रान वन फाइल करने का, चाहे उसने ट्रान वन फाइल करने का अटेम्प्ट नहीं किया, अगर उसका कोई बैलेंस क्रेडिट रखा हुआ है तो वो 30/6/2020 तक कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। और इमीडिएटली जैसे ही हाई कोर्ट ने वो बोला, उसके कुछ 5-7 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आया उस हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए। सो जानने की बात अब ये रह जाती है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया था, जिसने परमिट किया था 30/6/2020 तक क्रेडिट को लेना, क्या ये अभी भी साउंड है? क्या ये अभी भी लाइव है कि वो अमेंडमेंट से ओवर रूल हो गया है? इस बात को जानने के लिए बहुत सारी चीजों को एग्जामिन करना पड़ेगा, जो हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट गवर्नमेंट कब कब कर सकती है, उसके पास कब कब पावर्स हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने की, एंड उनका स्कोप क्या है। एंड एट द लास्ट ये समझेंगे कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट दोनों को कंसिडर करते हुए आज जो टैक्स पेयर है जिसकी क्रेडिट फंसी हुई है, उसको क्या करना है, व्हाट ही नीड्स टू डू टुडे, दैट विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया 30/6/2020 तक आपको क्रेडिट लेना है। सबसे पहले जानते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या थे। इस पूरे के पूरे केस को एकदम समरी वे में बोलूं तो इसमें 4 फैक्ट थे। या तो सामने वाले एसएससी ने ट्रान वन फाइल ही नहीं किया, इस कंफ्यूजन में कि उसको या तो रिफंड मिलेगा कैरी फॉरवर्ड आईटीसी का, या उसको आईटीसी लेनी है। तो ये कंफ्यूजन था जिसके कारण सामने वाले ने फाइल ही नहीं किया, या फाइल करा पर उसने फिगर अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना भूल गए, या फिर जीएसटी पोर्टल में कुछ एरर था उस कारण से उन्होंने फाइल नहीं कर पाए, या फिर फोर्थ केस जो भी सिमिलर है कि ट्रान वन को ड्यू डेट तक उन्होंने फाइल नहीं कर पाया। ये तो केस के फैक्ट्स हो गए। अगर मैं आपसे बात करूं, जो ये पूरा का पूरा ट्रान वन की प्रॉब्लम फैली हुई है, कंफ्यूजन फैली हुई है, तो वो इन मेजर 3 प्रोविजन से रिलेट करती है। अगर मैं फर्स्ट प्रोविजन बोलूं, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 जो कि ट्रांजिशनल प्रोविजन से आता है, उसमें यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट, यानी कि कॉम्पोजिशन वाले को छोड़ के हर एक अदर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है शैल बी एंटाइटल्ड, ध्यान दीजिएगा, शैल बी एंटाइटल्ड। ये मैं इतना प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा। In his electronic credit ledger, the amount of Senvet credit showed in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day, furnished by him under the existing law in such manner as may be prescribed. Such manner as may be prescribed. ध्यान दीजिएगा, only such manner, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन वाला would be entitled to carry forward his earlier credit, and the manner of carry forward of such credit would be prescribed by the government by way of नोटिफिकेशन रूल्स। जब मैं बात करता हूं इसके रिगार्डिंग रूल क्या है, तो वो है रूल 117, जो कि बोलता है 90 डेज की टाइम लिमिट जनरल सेंस में, और कमिश्नर उस पर 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। ये रूल 17 पे नॉर्मली जो टाइम लिमिट थी वो 90 डेज थी अपॉइंटेड डे से, डेट इज 1/7/2017 से, और 90 डेज का एक्सटेंशन था, जो कि एक्सटेंड होते होते फाइनली रुका कहां पे, 27 दिसंबर 2019 पे आके रुका था। साथ ही एक सब रूल इंसर्ट हुआ था जिसने बोला कि 31 दिसंबर तक की टाइम लिमिट है अगर टेक्निकल डिफिकल्टीज आपको फेस हो रही है और काउंसिल के रिकमेंडेशन है तो। इस रिगार्ड में सब रूल 1A इंसर्ट हुआ था
31 दिसंबर 2019 तक की टाइम लिमिट देता था टेक्निकल डिफिकल्टीज प्लस काउंसिल रिकमेंडेशन के केस में। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसमें काफी सारे पुराने जजमेंट्स जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें कुछ फेमस जजमेंट जैसे ब्लू बर्ड लिमिटेड, सारे इंडिया रियलिटी प्रोजेक्ट्स, एबी पाल इलेक्ट्रिकल्स, उसके कुछ ग्राउंड्स को रीआइटरेट किया गया। जजमेंट आपको पता है, उन्होंने 30 जून तक अपनी टाइम लिमिट बढ़ाई। हम ये जानते हैं कि उन्होंने किस किस ग्राउंड्स पे बढ़ाई। तो जो मेजर ग्राउंड पिछले जजमेंट्स के जो ऑलरेडी दिए हुए थे हाई कोर्ट्स ने, जो यहाँ पे रीआइटरेट करे गए, वो कुछ ये ग्राउंड्स हैं। द क्रेडिट स्टैंडिंग in the favor of the SEC is a property under Article 300 capital A of the Constitution of India। अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते, ले नहीं सकते, या आर्टिकल 300 कैपिटल ए में दी हुई है बात। तो जो क्रेडिट स्टैंड कर रही है वो हमारी प्रॉपर्टी है, एंड द प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टेकन बाय द बोर्ड। सर दूसरा, जीएसटी सिस्टम ट्रायल एंड एरर फेस में है। ये हर बार जितने भी जजमेंट आए हैं एसएससी के फेवर में, सब में ये बात लिखी हुई है। दूसरा, एक जो इंपॉर्टेंट था, वी हैव नोटिस दैट लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स द पिटिशनर हैव सिमिलरली कंप्लेन दैट बिफोर द डेडलाइन दे वर नॉट एबल टू एक्सेस द जीएसटी पोर्टल। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास बहुत सारे सिमिलर केसेस आ गए हैं जहां पे लोग पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। दूसरा बोला, ज्यादा नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स होने के कारण बैंडविड्थ प्रॉब्लम भी थी जो आपका जीएसटी पोर्टल फेस नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बोला, इंपॉर्टेंट बात, जो रूल 117 कैपिटल ए 1A है, जो कि आपने 31 दिसंबर 2019 तक टेक्निकल डिफिकल्टीज वाले लोगों को एक्सटेंशन दिया है, जिसके लिए काउंसिल का रिकमेंडेशन आता है। वो जो रूल आपने इंसर्ट किया है, वो जो सब रूल आपने इंसर्ट किया है, इसका मतलब आप खुद ये बात को रिकॉग्नाइज करते हो, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मल्टीपल पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड मे बी ऑन योर साइड ऑल्सो एज वेल एज ऑन हिज साइड ऑल्सो। तो आप ये फैक्ट को खुद ही रिकॉग्नाइज करते हो। दूसरा, जीएसटी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शहर वालों लोगों के लिए एप्लीकेबल हुआ है या दिल्ली वालों के लिए एप्लीकेबल हुआ है। हर गांव, हर जगह बड़े बिजनेसमैन जो भी है, 10 लाख 20 लाख की लिमिट क्रॉस करने वाले हर आदमी के पास रजिस्ट्रेशन है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो चलो जीएसटी तो समहाउ वो मैनेज कर लेगा कंप्लाई करवाने का, वो कैसे 3B रिटर्न तो फाइल कर ले रहा है, लेकिन आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रांस वन जब आया था तो वो उसका एविडेंस को प्रिजर्व करके रखे। ये बात को बहुत प्रेशर देके हाईकोर्ट ने ये बात को बोला, एंड ये बात सही भी है। एक जो फंडामेंटल क्वेश्चन था, कि क्या गवर्नमेंट इस वेस्टेड राइट को कर्टेल कर सकती है, और क्या ये जो 90 डेज की टाइम लिमिट है जो फाइनली 27 दिसंबर तक आई थी 18 में, वो जो 90 डेज की टाइम लिमिट है, क्या वो एक रूल से, एक छोटे से रूल से जो कि किसी सेक्शन का पार्ट भी नहीं है, क्या वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से वो टाइम लिमिट लगाई जा सकती है क्या? ध्यान दीजिएगा, this situation was very categorically answered by the High Court. They said Section 174 repealed service tax provision. Okay, GST Act का जो Section 174 है वो हाई कोर्ट वो सर्विस टैक्स के पुराने प्रोविजंस को रिपील कर चुका है, और जो सर्विस टैक्स की पुरानी एक्यूमुलेटेड आईटीसी थी वो ऑलरेडी वेस्टेड राइट था, क्योंकि मैंने उस समय सारे रिटर्न फाइल करे थे, मैंने उस समय सारे के सारे कंप्लायंस किए थे, हर तरह के प्रोविजन 180 डेज पेमेंट सब मैंने कंप्लाई किया था, और ये सारे प्रोविजन को कंप्लाई करने के बाद द आईटीसी हैज बिकम माय वेस्टेड राइट, और वो वेस्टेड राइट है, वो उसको आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बोला, एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से वो वेस्टेड राइट को आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बोला कि जो सेक्शन 140 है वो प्री सपोज करता है कि जो आपकी पुरानी ड्यूटी है वो एलिजिबल ड्यूटीज हैं और वो अक्रूड है। तो उसी कारण जब वो आप खुद ही प्री सपोज कर रहे हो कि वो एग्जिस्टिंग है, अक्रूड है, सैंडविच क्रेडिट लेजर में आपके दिखेंगी, तो आप उसको रिपील कैसे कर सकते हो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो पुराना प्रोविजन मैंने आपको दिखाया था, सेक्शन 140 बोलता है मैनर प्रिस्क्राइब होगा, द मैनर वुड बी प्रिस्क्राइब। तो जब आप मैनर बोले हो तो टाइम लिमिट का तो वहां पे कोई प्रोविजन ही नहीं है। दिस पॉइंट नीड्स इमेंस कंसिडरेशन फ्रॉम योर एंड। मैनर प्रिस्क्राइब करने का पावर है, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करने का पावर नहीं है, ये कोर्ट ने बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये जो टाइम लिमिट है, अगर ये है भी, चलो हम मान भी लेते हैं, तो ये टाइम लिमिट मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। दिस टाइम लिमिट इज डायरेक्टरी। क्यों है डायरेक्टरी वो मैं आगे बताऊंगा।
उसके बाद उन्होंने बोला गवर्नमेंट बार बार इस पे एक्सटेंशन देती थी। तो जब आप इतना एक्सटेंशन दे रहे हो, इसका मतलब यू आर वेल नोन ऑफ द फैक्ट दैट जीएसटी पोर्टल इज नॉन फंक्शनल, इट इज इन ट्रायल एंड एरर फेज। उन्होंने और कुछ अच्छी बातें ऑब्जर्व करी, कुछ नई बातें जो उन्होंने ऑब्जर्व करी, वो बोली जो रूल वन सब रूल 1 कैपिटल ए इंसर्ट हुआ है 117 में, उसको ले उन्होंने कहा कि जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस की और जिनके पास वो प्रूव है, सिर्फ उनको आप बेनिफिट दे रहे हो। जिसके पास प्रूव नहीं है, आप उनको बेनिफिट नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये आप डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो इस रूल को इंसर्ट करके, जो कि सही नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला जो टेक्निकल डिफिकल्टीज वर्ड यूज हुआ है सब रूल 1 कैपिटल ए रूल्स 117 में, वो टेक्निकल डिफिकल्टीज वर्ड को आप रेस्ट्रिक्ट मत करो टेक्निकल ग्लिचेस टू द कॉमन पोर्टल में, आप उसको टेक्निकल डिफिकल्टीज में लेके जाओ, जो कि बोथ वे हो सकती है, आपके एंड पे भी हो सकती है एंड सामने वाले के एंड पे भी हो सकती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कंसिडर करना है गवर्नमेंट को, कि टेक्निकल डिफिकल्टीज कुड अराइज बोथ वे। और दूसरा उन्होंने बोला जो आर्टिकल 14 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो राइट टू इक्विटी बोलता है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देने की बात करता है, ये आपका अमेंडमेंट उसको भी वायलेट करता है। दूसरा द जो इंपॉर्टेंट बुलेट यहाँ पे है, द पर्पस वाज टू सेव एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ टैक्स पेयर्स टू अवेल द सेनवेट क्रेडिट लाइंग इन देयर अकाउंट। जब आप जीएसटी लाए, सबने आपसे कॉर्पोरेट किया, सबने आपको हिम्मत दी, साथ दिया, उसके बाद भी आप पुराने राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो लोगों के, तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात वापस से उन्होंने रिआइटरेट करी, ध्यान दीजिएगा, ये वेस्टेड क्रेडिट के बाद उन्होंने बार बार बोली है कि वेस्टेड क्रेडिट को आप रूल बना के नहीं ले जा सकते। इतना बोलने के बाद यहाँ पर हाईकोर्ट रुका नहीं, उन्होंने और कहा, उन्होंने ये बोला जो आर्टफोर्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था, जिसमें हाईकोर्ट ने क्रेडिट अलाउ कर दी थी सिमिलर ग्राउंड्स पे, उसकी एसएलपी डिपार्टमेंट ने फाइल करी थी, वो एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। यानी कि हाई कोर्ट का जजमेंट इज स्टिल अलाइव, वो जजमेंट इज अ वेरी साउंड जजमेंट। तो उसका भी यहाँ पे रेफरेंस लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने। जो मैंने कहा था आपसे कि जो सब रूल 117 है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, पर मैंने उसका आपको रीजन नहीं बताया था कि वो क्यों सबऑर्डिनेट है, क्योंकि हाईकोर्ट ने रीजन यहाँ बताया। उन्होंने बोला कि जो सब रूल 117 है वहां पे कोई कॉन्सिक्वेंस स्पेसिफाइड नहीं है, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस स्पेसिफाइड फॉर सब रूल 117। तो जब कोई कॉन्सिक्वेंस ही स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो टाइम लिमिट जो है वो डायरेक्टरी है, और क्योंकि वो डायरेक्टरी है, तो वो आपके वेस्टेड क्रेडिट को नहीं ले जा सकती। इस बात को, ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है जो स्टिल एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो मैंने आपको शुरू में बताई थी बात, 140 सबसेक्शन 1 बोलता है शैल बी एंटाइटल्ड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड। तो जो शैल है वो मैंडेटरी नेचर का है, उसको रूल्स बना के आप उस शैल को कमजोर नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि जो रूल 117 है और जो आपका सेक्शन 140 है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बेचारे पुराने रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, उनका क्रेडिट जो अटका हुआ है उसका स्मूथ माइग्रेशन हो जाए जीएसटी में। आपको अगर बेनिफिट नहीं देना था तो आप रिपील क्लॉज में डालते कि हम पुराने क्रेडिट का बेनिफिट नहीं देंगे, ना हम पुरानी लाइबिलिटी का पैसा लेंगे। आप सेविंग एंड रिपील क्लॉज में डाल देते, रिपील कर देते। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो कि हम पुरानी क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, जब आप ऑब्जेक्टिव ही स्टेट कर रहे हो, तो आप एक बात बताइए, जब आपका स्मूथ माइग्रेशन का ऑब्जेक्टिव था, तो आप रूल 117 को मैंडेटरी नहीं इंटरप्रेट कर सकते, उसकी जो टाइम लिमिट है उसको आप डायरेक्टरी ही बोलोगे। तो सिमिलर एक जजमेंट मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ है जो आपको विजिबल होगा। दूसरा उन्होंने रीड डाउन कर दिया रूल 117 को। उन्होंने बोला जो रूल 117 है वो डायरेक्टरी नेचर है, भले ही डिपार्टमेंट उसको मैंडेटरी समझता हो, हाईकोर्ट आज हम उसको रीड डाउन कर रहे हैं डायरेक्टरी में, और अकॉर्डिंगली उसका जो टाइम लिमिट है आपके कोई वेस्टेड राइट को फॉरफिट नहीं कर पाएगा। यानी कि जो आपकी पुरानी वेस्टेड क्रेडिट है वो उसको वो टाइम लिमिट फॉरफिट नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो टाइम लिमिट दी है एक्ट में, उस टाइम लिमिट वो कोई ग्रेट टाइम लिमिट नहीं है,
वो डायरेक्टरी टाइम लिमिट है, तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की टाइम लिमिट लगेगी, जो कि तब लगती है जब इन एक्ट में खुद में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। वो 3 साल की टाइम लिमिट यहाँ पे हम लगा के चलेंगे और उसके हिसाब से डेट 30/6/2020 की मानी जाएगी। और दिल्ली के हर एक सिमिलर प्लेस्ड टैक्सेबल पर्सन को उन्होंने डायरेक्शन दिया उस ज्यूरिसडिक्शन में कि आप क्रेडिट 30/6/2020 तक ले सकते हो। अगर वो ऑनलाइन पोर्टल नहीं खोलते हैं आपके लिए, तो आप ट्रान 1 मैनुअली फाइल करके आओ। तो इनफैक्ट सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर्स बोला है उन्होंने, वो दिल्ली से भी मतलब मैं उतना सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो एक इसको लैंडमार्क लॉ ऑफ लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात कही है। गिवन दिस, ये आ गया जजमेंट, और ये जजमेंट आने के बाद जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग क्लाइंट्स को सजेस्ट करें कि दिस इज अ वेरी साउंड जजमेंट एंड यू कैन सर्टेनली गो अहेड। जब हम ये सजेस्ट करना चालू किए, तो डिपार्टमेंट, जिसके पास सेक्शन 50 का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाने के लिए टाइम नहीं है, जो काउंसिल मीटिंग के रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को काउंसिल मीटिंग के रिकमेंड करने के बाद भी सेक्शन 50 का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाने का टाइम नहीं है, वो इस सिचुएशन में एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाता है, जो मैं आपको बताता हूँ। जो सेक्शन 140 हमने पढ़ा था, तो सेक्शन 140 विच वी रेफर्ड इन अर्लियर स्लाइड्स, वहां पे उन्होंने कुछ वर्ड्स ऐड किए ब्यूटीफुली विद इन सच टाइम, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहले सिर्फ सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब था, अब सच टाइम एंड मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब हुआ। और ये जो अमेंडमेंट है, ये बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आया 18/5/2020 से, और ये जीएसटी एक्ट का नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट हुआ प्रोविजन है, जो सेक्शन 128 में था। आया ये 18/5/2020 से, लेकिन इफेक्टिव होगा ये 1/7/2017 से रेट्रोस्पेक्टिव। अब इस सेक्शन को मैं पढ़ता हूं, तो ये सेक्शन पावर दे रहा है टाइम लगाने की, जो कि 1990 डेज है, जो कि फर्दर एक्सटेंड हुआ था, और उसमें 1A इंसर्ट करके 2019 तक एक्सटेंड करे थे, यानी कि 2018 तक वो नॉर्मली एक्सटेंड हुआ था, और 2019 की 31 दिसंबर तक टेक्निकल डिफिकल्टीज वाले के केस में। अब आप ये सोचेंगे, द हाई कोर्ट जजमेंट हैज बीन ओवररूल्ड टोटली। Before coming into that point, I would like to submit my submission as far as retrospective amendment is concerned. Retrospective amendment is permissible only if the below tests are satisfied. In the matter of RC Tobacco Private Limited versus Union of India Supreme Court, 2005 का जजमेंट है, उन्होंने कुछ लीगल प्रिंसिपल स्टैब्लिश किए थे, जो कि एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक जजमेंट आया था, उससे वो लेके आए थे, वो रीआइटरेट करे थे बेसिकली। उसमें कुछ साउंड प्रिंसिपल्स ये निकल के आए थे, जो मैंने यहाँ पे आपकी स्लाइड में डाला है। उन्होंने बोला था, a law cannot be held to be unreasonable merely because it operates retrospectively. ठीक है, the unreasonability must lie in some additional factors. क्या हमारे पास यहाँ पे additional factors हैं? Yes, the credit is our vested right. This is our additional factors. चाहे मैं आइचर मोटर सुप्रीम कोर्ट का केस देखूं, चाहे मैं दाइची करकरिया देखूं, एक ही बात आती है, credit is a vested right, though some condition restriction may be imposed. After satisfying that condition restriction, my credit becomes indefeasible. तो जब ये सारी बात है, तो उस एडिशनल फैक्टर में मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो वेस्टेड राइट है वो लिया गया है इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से। फिर उन्होंने कहा, द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ अ फिस्कल स्टैट्यूट वुड हैव टू बी फाउंड टू बी अनड्यूली ऑपरेसिव। अनड्यूली ऑपरेसिव बिल्कुल है, एंड कॉन्फिस्केटरी बिफोर इट कैन बी हेल्ड अनरीजनेबल। कॉन्फिस्केट कर रहे हैं वो मेरे आईटीसी को, where the taxating statute is plainly discriminatory or provides no procedural machinery for assessment and levy. The levy of tax or that is confiscatory, the courts will be justified in striking down the impugned statutes as unconstitutional. The other factors being period of retrospectivity and the degree of unforeseen and unforeseeable financial burden imposed on the past period should be considered. जो फाइनेंशियल बर्डन वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर डाल रहे हैं, उसको आगे सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रेंडर किया था, एंड इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट जो कि स्क्वायरली एप्लीकेबल होता है प्रेजेंट केस में। जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए,
उन सारे फैक्टर्स को इस जजमेंट में जयंत एंड कंपनी की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है. Before coming into this judgment, I would like to submit some of the facts and what happened in this judgment to you all. Basically, this judgment pertains to Tamil Nadu VAT Act, where there was a provision under Section 19 to avail the credit. Under Section 19 or different section as there may be, the provision was such that the credits could be availed after having a valid invoice and complying other condition as prescribed in the TVAT Act. After the credit is availed as per the condition prescribed, the credit becomes the vested right. Okay. Now there was a situation whereby the vendors were issuing invoice of rupees 100. Please ध्यान से सुनेंगे. The vendors were issuing invoice of rupees 100 and charging VAT of rupees 10, assuming the VAT rate is 10%. Thereby, the deduction of credit note was not permissible under the TVAT Act. So the vendors were issuing non-VAT credit note of rupees 10. So the cost to the recipient of such vendors was rupees 90 and the credit was rupees 10. Hope I am clear with my example. This example was given in this judgment. I am quoting as it is to you without the change of figure also. So the cost was rupees 90 and the recipient sold it in rupees 95, charging 9.5 rupees as VAT. So what is the situation? 10 rupees is my input VAT and 9.5 is my output VAT. So there is an accumulation of 0.5 rupees per invoice, and there would be lakhs of invoice, and these figures are also notional, which was taken by the Supreme Court. So what they did, they brought a retrospective amendment under section 1920 by saying that in this kind of situation, the credit which has been vested, that is rupees 10 credit, which has already been vested and which remains unutilized, would be liable to be reversed. Can you relate this situation with the current situation of Tran 1 High Court? It is exactly the same situation. The credit is vested, and after satisfying all the vesting condition, though there is some issue with respect to facts as GST Act repealed the Service Tax Act and TVAT Act, there was no such thing. But the important point to note here is that which I would like to highlight, the credit was vested and the credit became a vested right after satisfying all the conditions. And after satisfying all the conditions, they are bringing an amendment, and that too retrospective, denying the benefit of such accumulation of ITC to me. So what the Supreme Court held in this matter, which is exactly applicable to the current case, because they have brought retrospective amendment to section 140 and they are curtailing our vested rights. This is clearly a provision which is made for the first time to the detriment to the dealers. VAT Act सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये प्रोविजन पहली बार आया है जो कि डीलर्स के लिए डिटरमेंट है. बिल्कुल है, करंट सिचुएशन में भी है. सच अ प्रोविजन देयरफॉर कैन नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अगर कोई प्रोविजन का डीलर्स पे डिटरमेंटल इंपैक्ट होता है तो वो प्रोविजन को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते. इंपॉर्टेंट बात. More so, when a vested right is accrued in favor of these dealers in respect of purchases and sales made between the disputed period, thus, while uploading the virus of subsection 2020, we set aside and strike down the amendment act. जो vested right accrued हो गया था, उसको curtail करने वाला amendment को हम set aside करते हैं. और इस judgment को देखने के बाद मुझे उम्मीद है, I strongly believe कि जो ये retrospective amendment 140 के अंदर लाए हैं, वो भी court set aside करेगा. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अब मैं कुछ आपको जजमेंट्स इनकम टैक्स एक्ट में बताने जाऊंगा जहां पर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के लिए कुछ बातें कही गई थी. रीड करेंगे. नाउ unless the terms of statute expressly so provide or necessarily require it, retrospective operation should not be given to a statute so as to take away or impair the existing right or create a new obligation or impose a new liability otherwise than as regard to the matters of procedure. प्रोसीजर नेचर के लिए आप ला सकते हो, लेकिन नया ऑब्लिगेशन, नई लायबिलिटी या एग्जिस्टिंग राइट को छीनने के लिए अनलेस स्पेसिफिक प्रोविजन पहले से हो, आप रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं ला सकते. द जनरल रूल में आई विल बी रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द हाईलाइटेड पोर्शन. रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन शुड नॉट बी गिवन टू ए स्टैट्यूट सो एज टू अफेक्ट, alter, destroy an existing right or create a new liability or obligation unless that effect cannot be avoided
without doing violence to the language of the enactment. Considering this, ये सारी बातें तो ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आप नहीं ला सकते, ये है वो है, और ये सारे ग्राउंड्स है जो हमको एड्स में लेने हैं. Also, there are some grounds which are in revenue favor, looking at the intention they were trying to establish since the beginning. But somehow multiple high courts have rendered judgment that too in our favor. Like in Arfat Technologies Private Limited, like in Siddhartha Enterprises, Gujarat High Court, where the same thing was reiterated that Rule 117 was directory, like in this judgment. Hansraj instance, where the credit could be taken in 3B, the High Court, Honorable Punjab and Haryana High Court said. So, given all these judgments, the credit seems to be, and it is actually the right of the SSC and should be answered in a positive sense by the Supreme Court. We are in strong belief of that. Some other aids which I would like to submit here is the complete Delhi High Court judgment has not been overruled. Only those judgment have been overruled. Only those portion of the judgment have been overruled which are merely saying that Rule 117 is without is a subordinate clause, and it is without any prescription of time limit by the Mother Act. Only that portion of the judgment is overruled. As far as other grounds which the court told are concerned, like credit is a vested right, technical glitches and all those things, they stand still. And in fact, those are very strong grounds which could be placed. Further, there are multiple judgments in some other laws as far as commercial laws and other judgments are concerned, where it has been clearly held by Supreme Court that vested right could not be taken away, as it violates the Article 19(1)(g) of the Constitution, that is freedom of trade. In Tata Motors versus State of Maharashtra, it has been held that there is a reason for withdrawal of any benefit retrospectively, and here I don't feel the revenue has any reason as far as Tran 1 credit is concerned. Further, excess retrospective operation prescribed by taking statute amounts to the contravention of citizen fundamental right. Bilkul, it's correct. After looking into the all khichdi, I should say, by the department, what is the recourse available to the taxpayer? This is the most important question, which is in the minds of chartered accountants as well as business heads. So the recourse is, as far as people located in jurisdiction of Delhi are concerned, they should immediately file the Tran 1 manually before 36/2020, because the government is not going to open anyhow online considering this retrospective amendment, and anyhow they should not miss the deadline of 30th June 2020 and should file their Tran 1. The people located in other state and union territory must consider, if there is no contrary judgment in their jurisdiction in their state, they can certainly take the benefit of Delhi High Court judgment that is favorable to you. And if the contrary judgment is available, you should examine writ immediately, the writ of certiorari. You should examine that. Like for example, in Rajasthan High Court, there is a bad judgment in law in case of Shri Motors. With due respect to Honorable High Court, the judgment has not admitted the facts like the judgment of Delhi High Court. And at last, I would like to just highlight our Prime Minister Modi ji in 2016, addressing to the foreign national establishing their industries in India, they said retrospective amendment was a matter of past and will not be continued in India. जो मोदी जी बोल के गए थे वो बोलने में अच्छा था, पर ये चीज अभी भी हो रही है. शायद बोर्ड नहीं समझ रहा है. आप कोविड रिलीफ दो, आप कुछ भी रिलीफ दो, सबसे बड़ी रिलीफ तो कोविड के टाइम पे भी यही होगी एमएसएमई के लिए और हर इंडस्ट्री के लिए कि आप ये ट्रान 1 का जो उनकी खुद की क्रेडिट है, जो उनका वेस्टेड राइट है, आप उसको अलाउ कर दो. उसके अलावा बाकी जो बेनिफिट्स आप दे रहे हो वो अच्छी बात है, पर कम से कम जो लोगों के हक का है उसमें तो आप इस टाइप की सिचुएशन मत क्रिएट करो. With this, I'd like to conclude. Further, again, I would like to thank Knowledge Tree and all the people who listened my view. अगर आपको ये पसंद आया तो you can certainly write up to me, and you can comment also, share my video also. And last, I'd like to acknowledge the contribution of few great experts in GST like CA Ashish Chaudhary sir, CA Anil Baveja sir,
CA Manish Kumar Sasdeva and Jitendra Khanuja sir, to whom I have had a plenty of discussion, and finally I was able to value add. I hope I was able to value add to you people. With this, thank you so much.